अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन अम्मा बाद। आज इंशाअल्लाह हमने जो पिछला जो टॉपिक स्टार्ट किया था एराब, इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको याद होगा, अगर मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है, हमने जिस किताब का इंतखाब किया है वो है अल मुक़द्दमतुल आजुरूमिया। ठीक है। और इसमें हमने अक़सामुल कलाम को ब्रीफली जो है वो समझा था कि अक़सामुल कलाम क्या क्या है। इस्म फ़ेल हर्फ, इनका हमने पिछले वीक डिस्कशन किया था। और इसी तरह कलाम के डेफिनेशन को भी हमने पढ़ा था। और इसके बाद हम दाखिल हो गए थे एराब में। और एराब में इससे पहले कि हम मुअल्लिफ की इबारत को, उनके एक्सप्रेशन को समझ सकें, हमने कुछ प्रीवियसली जो हमारे पास जो नॉलेज होना चाहिए कि असल में एराब अरब इस्तेमाल किस लिए करते हैं, कि उनके पास क्या वजूहात हैं एराब को इस तरह इस्तेमाल करने के लिए, इसको हमने समझने की कोशिश की थी। हमने बताया था कि कैसे एक जो लफ्ज होता है, एक कोई वर्ड होता है, उस पे आखिर पर उस पर जो हरकत होती है, इससे माने में क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो अरब जो है अल्फाजों को, कलिमात को सेंटेंसेस में एक खास एराब से, एक खास जेर जबर और पेश के सूरत में, अगर अगर बहुत बेसिक अंदाज में कहा जाए, इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी बात को समझाने के लिए, सही अंदाज में समझाने के लिए। अगर उन जबर, जेर और पेश को चेंज कर देंगे हम, तो इनके मानी चेंज हो जाएंगे, इनके मीनिंग्स चेंज हो जाएंगे, जैसे कि हमने दो तीन आयत इसमें देखी भी थी। फिर हमने ये देखा था कि दूसरी जुबान, मसलन इंग्लिश जुबान ले लें, और अरबी जुबान में क्या बुनियादी फर्क है। तो हमने बताया था कि अरबी जुबान असल में, अरबी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये डिक्लाइनेबल जुबान है, यानी इसमें हम हरकत देते हैं, इसमें हम चेंजेस करते हैं वर्ड के एंड में, और इस उस चेंजेस के जरिए से ही हम सेंटेंस में मीनिंग को फिक्स कर लेते हैं। अब अगर वो वर्ड आगे पीछे भी हो जाए तो भी हम पहचान लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा, क्योंकि हम उस वर्ड के एंड पर फोकस कर रहे होते हैं कि उस पर क्या है। जैसे कि हमने देखा था, आता मोहम्मदुन खालिदन किताबन, हमें कहना था कि मोहम्मद गेव खालिद अ बुक, मोहम्मद ने खालिद को एक किताब दी। हमने इसको अरबी में लिखा आता, दिया, मोहम्मद ने खालिद को कोई किताब। ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमने ये बताने के लिए कि ये देने का काम कौन कर रहा है, मोहम्मद, हमने इसके आखिर पर दो पेश को रखा, और जिसे दिया जा रहा है खालिद, उसको दो जबर दिया, और जिस चीज को वो दे रहा है उसको भी दो जबर से रखा। अब इस सेंटेंस को हम जिस अंदाज से भी चाहे लिख लें, माना वही होगा, जब तक कि आप इन हरकत को फिक्स्ड रख रहे हैं। इसी तरह हम देखें कि हमने आता को पीछे कर दिया, मोहम्मद उनको पहले कर दिया, माना अब भी यही रहेगा, मोहम्मद गेव खालिद बुक। थर्ड केस में हमने खालिदन को क्या किया, खालिदन को हमने पहले ले आए, और आता को बाद में रखा, मोहम्मद को पीछे रखा, किताबन को भी बाद में रखा। मीनिंग अब भी वही है। तो बात क्या समझ में आ रही है कि आप कोई भी कॉम्बिनेशन में रख लें, माना यही समझ में आएगा कि मोहम्मद ने खालिद को किताब दी। लेकिन आप इंग्लिश सेंटेंस ले लें, इसमें आप खालिद को पहले कर दें, मोहम्मद को बाद में कर दें, तो क्या ये मीनिंग बरकरार रहेगा? नहीं रहेगा। मीनिंग चेंज हो जाएगा कि खालिद ने मोहम्मद को किताब दी। या फिर आप बुक को पहले कर दें, बुक गेव खालिद मोहम्मद, तो कोई इसका माना नहीं बनता। ठीक है। तो ये एक बहुत अहम चीज थी जो मुझे आप लोगों को उस दिन समझानी थी, कि इंग्लिश लैंग्वेज जैसी जुबान में जो फिक्स्ड होते हैं, जो डिक्लाइनेबल नहीं होते, जो एक्सेप्ट नहीं करते इन वर्ड ऑर्डर्स को, इसमें माना बदल जाते हैं अगर आप वर्ड के ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। लेकिन अरबी जुबान इतनी फ्लेक्सिबल जुबान है कि इसमें हर चीज एराब से मुतय्यन होता है, फिक्स होता है। अगर आप उस वर्ड ऑर्डर को चेंज भी कर दें तो भी मीनिंग, कोर मीनिंग जो है, जो उसका बुनियादी माना है, वो सेम रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये इतने सारी ताबीरात, इतने सारे एक्सप्रेशंस के मानी क्या है? क्या जरूरत है कि हम एक ही बात को इतने अंदाज में कहें? ये सवाल आ सकता है ना, कि हम किसी एक ही बात को चार अंदाज से कहकर हमें क्या फायदा है? तो इसका जवाब ये है कि ये इसका ताल्लुक बलागत से है, बलागत यानी एलोक्वेंस से। ठीक है।
कि आप कितने बलीग हैं अरबी जुबान में, इससे आप किस तरह अपनी बात को रखते हैं, इससे एक सामने वाला शख्स अंदाजा लगाएगा कि आप कितने बलीग हैं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स फर्स्ट टाइम आपके सामने आता है, ठीक है, आपके सामने फर्स्ट टाइम कोई आता है, आप उससे कहना चाहते हैं कि मोहम्मद ने खालिद को किताब दी, उसके पास कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं है, आप उसको एक न्यू इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, उस वक्त आपको इसको इस तरह कहना है, आता मोहम्मदुन खालिदन किताबन, कि मोहम्मद ने खालिद को कोई किताब दी। अब तो सर हर कॉम्बिनेशन का अलग अलग, हाँ अभी वही मैं समझा रहा हूँ जी, अजीम मैं अभी वही समझा रहा हूँ कि अब एक फर्स्ट टाइम जो आप इंफॉर्मेशन किसी को देना चाहते हैं ना, बेसिक सेंटेंस से आप देते हैं, लेकिन मान लीजिए कि सामने वाले को अब डाउट हुआ कि क्या वाकई मोहम्मद ने खालिद को किताब दी है, तो हम क्या कहते हैं, हम कहना चाहते हैं कि हाँ मोहम्मद ने ही खालिद को किताब दी है, तो हम क्या कर रहे हैं, मोहम्मद पर स्ट्रेस डालने के लिए मोहम्मद को पहले लिख रहे हैं कि मोहम्मद उन आता खालिदन किताबन, हाँ मोहम्मद ने खालिद को किताब दी है। माना अभी वही है कि मोहम्मद ने खालिद को किताब दी है, लेकिन आपने जिस तरह इसको ऑर्डर किया है, इससे आप स्ट्रेस दे रहे हैं मोहम्मद पर, ठीक है। अब मान लीजिए कि उसको सामने वाले को ये कंफ्यूजन है कि क्या खालिद को किताब दी गई, तो आपने खालिद को पहले जिक्र कर दिया, ठीक है, कि खालिद को मोहम्मद ने किताब दी, ये थर्ड वाले केस में। इसी तरह सामने वाले को अगर ये शक है कि क्या किताब दी थी या कलम कलम दिया था, तो आप स्ट्रेस करें नहीं, किताबन आता मोहम्मद खालिदन, कि किताब को दिया मोहम्मद ने खालिद को, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग ताबीरात हैं, अलग अलग एक्सप्रेशन है जो बलागत में इस्तेमाल होते हैं, कोर मीनिंग वही रहता है, लेकिन आप अपने बात को किस तरह स्ट्रेस करके बता सकते हैं, किन चीजों पर जोर देकर बता सकते हैं, अरबी जुबान में इस वर्ड ऑर्डर के जरिए से आप कमाल के जो है ना एक्सप्रेशन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये बलागत से ताल्लुक रखता है, और अरबी जुबान जो कुरान मजीद में है ना, इसका असल जो लुत्फ है वो इसकी बलागत है। यानी अरबी तो हर कोई कह सकता है, लेकिन कुरान ने अरबी जुबान में वर्ड ऑर्डर्स को और अल्फाज के चुनाव को इस अंदाज से इस्तेमाल किया है कि अरब जो थे वो हैरान हो जाते थे कि ये बात तो हम अगर कहते तो इस तरह कहते, लेकिन अल्लाह ने ये बात इस अंदाज से कही है कि इसका असर हम पर बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक है। तो वो बात करने वाले के अंदाज से दिल पर असर पड़ता है, ठीक है। तो ये कुरान मजीद में जो है ना, असल जो इसका जो एजाज है, जो इसका मिरेकल है, जो इसका जिसकी वजह से अरब इसकी तरफ मायल होते थे, इसकी तरफ अपने कानों को लगाते थे, वो इसकी बलागत है, ठीक है, ना कि इसकी अरबी जुबान। समझ में आई बात? जी सर। ओके, शुक्रिया। अच्छा, अब आ जाते हैं अगले अगली बात पर। हाँ, अब आ जाते हैं अगली बात पर। अब मुअल्लिफ ने अब हम मुअल्लिफ के अल्फाज पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। मुअल्लिफ ने जब स्टार्ट किया बाबुल एराब, ठीक है, कि एराब का बाब, तो क्या किया सबसे पहले, अब इसमें वो कह रहे हैं अल एराब, अब वो बता रहे कि एराब क्या है, हुआ तगयीर अवाखिर अल कलम। अब हम सारे वर्ड्स को ब्रेक करेंगे, ठीक है। वो सबसे पहले कह रहे हैं कि एराब क्या है, हुआ वो तगयीर है, बदलना है, चेंज होना है, किसका, अवाखिर, आखिर की जमा है, ठीक है, आखिर कहते हैं एंड को, अवाखिर यानी प्लुरल, अवाखिर द एंडिंग्स ऑफ अल कलिम, द वर्ड्स। तो वो कह रहे हैं कि एराब क्या है, वर्ड के आखिर में चेंजेस को कहते हैं, बेसिकली वो यही कह रहे हैं, वर्ड के आखिर में चेंजेस को कहते हैं एराब। अब हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, अब हम अपने शीट पर आ जाते हैं, ये स्क्रीन दिख रही है ना मेरी, तगयीर अवाखिर कलम। जी सर, नजर आ रही है। जी। अब एक बात आपको समझना है कि मुअल्लिफ जब कहते हैं ना कि तगयीर अवाखिर कलम, के आखिर कलिमा के आखिर में चेंजेस, तो उनकी मुराद वो लेटर नहीं होता है जो वर्ड के आखिर में है। मिसाल के तौर पर हम एक एक यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तब इंशाल्लाह क्लियर होगा। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है मुंह हम मदुन, ठीक है। अब अगर मैं इस लफ्ज को लूं और मैं कहूं कि एराब इस वर्ड के आखिर में चेंजेस को कहते हैं,
तो आपका फोकस किस पर जाएगा? आपका फोकस किस पर जाएगा इमीडिएटली? दाल के रास्ता से दो क्वेश्चन के दाल पर जाएगा ना, दाल दाल पर से। क्योंकि वो कह रहे हैं कि वर्ड के आखिर पर चेंजेस को एराब कहते हैं। लेकिन एक्चुअली वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये दाल है, इस पर चेंजेस क्यों नहीं कहना चाह रहे हैं, इस दाल के स्टेट के चेंजेस को कहना चाह रहे हैं। ये दाल किस किस तरह चेंज होगा, यानी दाल पर जो हरकत है, कभी ये पेश के साथ, ठीक है, कभी ये जबर के साथ, और कभी ये कसरा के साथ, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि एराब असल में है तगयीर अवाखिर कलिम से मुराद उनकी क्या है, वो कहना चाह रहे हैं अहवाल व अवाखिर कलिम, कि उसका उसकी हालत में चेंजेस को बताना चाह रहे हैं। यानी दाल की हालत में चेंजेस जो होंगे इसको एराब कहते हैं। यानी दाल कभी पेश के साथ था, वो किसी वजह से जबर बन गया, वो किसी वजह से जेर बन गया या कसरा बन गया। ये जो चेंजेस हैं इनको एराब कहते हैं, यानी हरकात के चेंजेस को, जो आखिर पर जो लफ्ज है, जो लेटर है, इसकी हालत में तब्दीली को एराब कहते हैं, ठीक है। यानी अल हरकतुल मौजूदतु अला आखिर अल कलिमा, यानी जो हरकत आखिर कलिमा पर मौजूद है ना, उसमें चेंजेस को असल में एराब कहते हैं, ये वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मुअल्लिफ ने शॉर्ट अल्फाज में कहा है हुआ तगयीर अवाखिर अल कलिम, लेकिन वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अहवाल अवाखिर अल कलिम, ठीक है, कि उसकी हालत में चेंजेस को क्या कहते हैं, एराब कहते हैं। अच्छा, ये अभी हमने अभी पूरा नहीं किया, अभी हम इसको थोड़ा और समझेंगे इंशाल्लाह। अब हमने अभी जो देखा कि मोहम्मदुन पहले पेश था, फिर जबर बना, फिर किसी वजह से जेर बना, इसी को वो कह रहे हैं कि एराब है। कि कोई वर्ड अगर इस तरह चेंज होता रहे तो कहते हैं कि ये वर्ड एराब की हालत में, ठीक है। अब एक चीज तो हमें समझ में आ रही है कि ये जो पेश वाली हालत है, पेश वाली हालत, इससे ये जबर वाली हालत में कभी चेंज हो जा रहा है, कभी ये जेर वाली हालत में चेंज हो जा रहा है। कोई वजह होगी ना जिसकी वजह से ये हो रहा है, वो हम वजह अभी हम आएंगे इंशाल्लाह। आपको पहले ये समझना है कि इनको कहते क्या है। ये जो पेश वाली हालत है, दो पेश या पेश आप कह लें, इसको कहते हैं हालत रफ, ठीक है। उर्दू में हमारे यहाँ रफा रफा कहते हैं, लेकिन आपको इसको कहना है अर्रफ, ठीक है। क्योंकि हम अरबी के स्टूडेंट है ना, तो हमें अरबी में बोलना आना चाहिए कि ये हालत रफ में है। रफ, रफा रफा नहीं कहना, रफ कहना है, ठीक है, हालत रफ। और जब ये जबर की हालत में है तो हम क्या कहेंगे, ये कौन सी हालत में है, हालत नस्ब, ठीक है। नसब नसब नहीं कहना है, हमारे यहाँ नसब नसब कहते हैं, हालत नस्ब में है। और जब ये कसरा की हालत में हो तो उसको क्या कहना है, हालत जर, जर। जर की हालत में। वेरी गुड। और कभी ऐसा होता है कि कोई लफ्ज आखिर पर उसके सुकून होता है, ठीक है, सुकून होता है, उसको हालत जज्म कहते हैं, जी। जज्म, ठीक है। तो हरकत चार हरकत है ना जो हम जानते हैं, किसी भी वर्ड के आखिर पर चार हरकतें होती हैं। या तो वो रफ की हालत होगी, ठीक है, या तो वो नसब की हालत होगी, नस्ब की हालत होगी, या तो वो जर की हालत होगी, या तो वो जज्म की हालत होगी। तो ये चार हालतें हैं, कौन कौन सी, रफा, ठीक है, रफ, नस्ब, जर और जज्म। और रफ, नस्ब, जर और जज्म, ये चार हालतें होती हैं। इन चार हालतों को इन अल्फाज से भी अदा किया जा सकता है। आप हालत रफा को मरफू भी कह सकते हैं, आप हालत नस्ब को मंसूब भी कह सकते हैं, यानी हालत रफ को हालत मरफू भी आप कह सकते हैं कि मरफू की हालत में है। और नस्ब को मंसूब भी कह सकते हैं, जर को मजरूर भी कह सकते हैं, ठीक है। जर को आप क्या कह सकती हैं, मजरूर, मजरूर। और जज्म की हालत को आप क्या कह सकती हैं, मजजूम। तो रफ भी कह सकते हैं, मरफू भी कह सकते हैं, नस्ब को मंसूब भी कह सकते हैं, जर को मजरूर भी कह सकते हैं, और जज्म को मजजूम भी कह सकते हैं। तो ये पहले आपको समझना है कि हालतें कौन कौन सी हैं जो चेंजेस होते रहते हैं। अब ये आपस में चेंज होंगे, कभी ये कोई रफ की हालत से नसब की हालत में चला जाएगा, या मरफू से मंसूब चला जाएगा,
या मंसूब से मजरूर की हालत में चला जाएगा, या जर की हालत में चला जाएगा, या फिर रफ़ से जज़म की हालत में चला जाएगा। वो सारे केसेस हम देखेंगे। लेकिन आप पहले ये चीज़ याद रखिए कि 4 हालतें हो सकती हैं किसी भी वर्ड की, या तो वो रफ़ की हालत होगी, या वो नस्ब की हालत होगी, या फिर जर की हालत होगी, या फिर जज़म की हालत में होगी। ये 4 केसेस में ही सारे वर्ड्स होते हैं। यानी इन्हीं में आपस में बदलते रहते हैं। कभी रफ़ा से नस्ब, कभी जज़म, कभी जर, कभी जज़्म, इस तरह चेंज होता रहता है। ठीक है? तो ये आपने याद रख लिया। अब हम थोड़े से एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि ये कैसे चेंजेस हो रहे हैं, राइट? एक एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि रफ़ से नस्ब और नस्ब से जर कैसे चेंजेस हो रहा है। एक सेंटेंस हम यहाँ पे लेते हैं, क़ामा। क़ामा क्या है? फ़ेल है। क़ामा मतलब ही स्टूड, खड़ा हुआ। क़ामा मतलब खड़ा हुआ। कौन खड़ा हुआ? कौन खड़ा हुआ? शायद ज़ैद। खड़ा। ज़ैद खड़ा हुआ, ठीक है? तो हमने हमने ये समझा है ना कि जो काम सरअंजाम दे रहा है, जिसकी वजह से फ़ेल वजूद में आ रहा है, उसको हम हमेशा क्या करते हैं? पेश की हालत से लिखते हैं। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था ना कि जो काम सरअंजाम देता है, उसको फ़ाइल कहते हैं। इसको हमेशा हम पेश की हालत से रिप्रेज़ेंट करते हैं, ज़बर से। तो हम क्या कहेंगे कि ज़ैद को जब हम देखेंगे यहाँ पर, अगर हमसे कोई पूछे कि ज़ैद की हालत क्या है? ये जो लफ्ज़ ज़ैद है, इसकी हालत क्या है? तो हम क्या कहेंगे कि ज़ैद क्या है? इस्मुन है, ठीक है? इस्म है और इसकी हालत क्या है? मरफू। मरफ़ू है। क्यों? क्योंकि ये पेश के साथ है, ठीक है ना? क्योंकि ये पेश के साथ है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? मरफ़ू या रफ़् की हालत है। अच्छा, अब ये सेंटेंस देख लेते हैं। रअयतु ज़ैदन। रअयतु मतलब मैंने देखा, ठीक है? रअयतु, सॉरी, रअयतु, रअयतु यानी मैंने देखा, ठीक है? रअयतु रआ से है ये, रआ फ़ेल माज़ी है, इससे रअयतु मतलब मैंने देखा। अब देख कौन रहा है? देख कौन रहा है? शायद देखो। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मैं देख मैं रहा हूँ। मैं देख मैं देख मैं देख मैं रही हूँ, क्या देखूं देख, जी। हाँ, देख रहा हूँ। तो फ़ाइल कौन है? काम जो जो सरअंजाम दे रहा है? मैं मैं। तो और जिसको मैं देख रहा हूँ, वो असल दूसरा ऑब्जेक्ट है ना? दूसरा ऑब्जेक्ट है जिस पर उस फ़ेल का असर हो रहा है। जिस पर उस फ़ेल का असर हो रहा है, वो कौन है? ज़ैद है ना? तो ज़ैद मैंने जी। बताया था कि जिस पर फ़ेल का असर होता है, उसको हम हमेशा ज़बर की हालत में लिखते हैं। जैसे जब आता मोहम्मदुन खालिदन, खालिदन कहा था हमने कि खालिदन, आता, अता किया मोहम्मद ने खालिदन, खालिद को। तो खालिद को हमने खालिदुन नहीं लिखा था, खालिदन लिखा था। तो रअयतु ज़ैदन होना चाहिए। मैंने देखा, किसको देखा? ज़ैद को देखा। ज़ैद को देखा, ठीक है? ज़ैद को देखा। तो ज़ैद हमने कैसे लिखना है? ज़बर के साथ लिखना है। रअयतु ज़ैदन। समझ में आ रहा है? तो कि ये सेंटेंस में ज़ैदन ज़बर के साथ क्यों है? ये अभी हमारा फोकस नहीं है। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये ज़ैदन ज़बर के साथ लिखा हुआ है और क्यों लिखा हुआ है। लेकिन असल ये है कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि ज़ैद की हालत क्या है, तो आप क्या कहेंगी? ज़ैद मंसूब। इस्मुन मंसूब है। क्यों? क्योंकि ये ज़बर की हालत में है, ठीक है? मंसूब है या नस्ब की हालत में है, ठीक है? अच्छा, तीसरा मररतु। मररतु मतलब मैं गुज़रा। मररतु मतलब मैं गुज़रा बी ज़ैदिन। मैं ज़ैद के पास से गुज़रा, ठीक है? मैं ज़ैद के पास से गुज़रा। आई क्रॉस्ड ज़ैद। तो यहाँ पर एक हर्फ़े जर आ गया है, हर्फ़े जर, ठीक है? हर्फ़ुल जर जिसको कहते हैं, ठीक है? बी ज़ैदिन, इस तरह। मररतु बी, बी ज़ैदिन। मैं ज़ैद के पास से गुज़रा। इस हर्फ़े जर बा की वजह से, जैसा कि मैंने पिछले क्लासेस में आप लोगों को बताया था कि मैंने हर्फ़े जर पर बाकायदा पूरे लेक्चर्स किए हैं, हर हर्फ़े जर का क्या माना है और क्या उसका इफ़ेक्ट होता है। तो बहरहाल हर्फ़े जर की वजह से इस्म के आखिर पर क्या आता है? कसरा आता है। हाँ, ज़ेर आती है। तो इस बा की वजह से ज़ैद पर क्या होता है? कसरा आ जाता है, तो ये 2 कसरा ले लिया है। अब अगर हमसे कोई पूछे कि ज़ैद की हालत क्या है, तो हम क्या कहेंगे? ज़ैदुन
इस्मुन मजरूरुन, ठीक है, मजरूर है या जर की हालत में है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको ये समझ में आए कि देखिए अब ये जैद था, ये जैद कभी ये रफ़ की हालत में है, कभी ये नस्ब की हालत में है, कभी ये जर की हालत में है, और अलग अलग वजह से। यानी ये लफ्ज जैद जो है ये एराब कबूल करता है बेसिकली। ये लफ्ज क्या है, इसको बोलते हैं जैद। जो लफ्ज है ना, मैं इसको लिखता हूं आपको ताकि आपको समझ में आए। ये जो जैद लफ्ज है ना, जैद, इसको हम क्या कहेंगे, इस लफ्ज को हम कहेंगे, ये लफ्ज क्या है, मुअरबुन। मुअरब लफ्ज है ये, मुअरब या मतलब ये इन चेंजेस को एक्सेप्ट करता है। ये जो जैद लफ्ज है, ये चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहा है कि जब इसको हम चाहें जब पेश के साथ लिखें, जब हम चाहें जबर के साथ लिखें, और जब हम चाहें जेर के साथ लिखें सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैद क्या है, एक मोरब लफ्ज है, मोरब, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है इन तीनों हरकतों को, पेश, जबर और जेर को सेंटेंस के हिसाब से, यानी तीनों हालतों को कबूल कर रहा है, मरफू को भी, मंसूब को भी, और मजरूर को भी, तीनों को एक्सेप्ट कर रहा है। ये कर रहा है ना एक्सेप्ट। जी। मरर तू फेल है, हाँ मरर तू फेल है, सॉरी, मरर तू एक्चुअली था मर्रा। मर्रा फेल माजी है। इससे अगर मुझे कहना है कि मर्रा मतलब वो गुजरा, अगर मुझे कहना है कि मैं गुजरा, तो मुझे एक जमीर लगानी होती है ताउल फाइल आखिर पर। तो वो उससे मुझे पता चलता है कि मैं गुजरा हूं, मरर तू। और ये मैंने काफी डिस्कस किया था फेल की क्लासेस में। मेरे ख्याल से आप लोगों को याद होगा, जिन लोगों ने क्लासेस अटेंड की थी। जिन लोगों ने नहीं की है या फर्स्ट टाइमर है, इंशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते हम इसको भी जो है ना टचअप करेंगे। और मेरी रिकमेंडेशन तो हमेशा ये होगी कि वो जो इसम फेल और हर्फ की क्लासेस हैं, उनको तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। मैंने रिकॉर्डिंग भी बताई थी कि कौन कौन सी है। वो अगर आप करेंगे तो आपको एक बेसिक सेंस जो है ना वो आ जाएगा इंशाल्लाह। फेल के साथ हरफ जर आता है क्या? बिल्कुल आता है। कई सारे अफ़ाल ऐसे होते हैं जो अपना, अगर आपने मेरी लाजिम और मुतअद्दी की क्लासेस देखी होगी, तो बहुत सारे फेल ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट अपने ऑब्जेक्ट पर असर नहीं कर सकते। अगर मैं कहूं कि मरर तो जईद जईदन, तो ये गलत होगा। यानी मरर तो जो लफ्ज है ना, मर्रा, इसमें इतनी ताकत नहीं होती कि ये जैद पर डायरेक्ट इफेक्ट कर दे। अगर इस बा को हम हटा देते हैं ना, तो ये कुछ ऐसा बनता है, मरर तू, मैं गुजरा, किसके पास से गुजरा, जैदन। यानी फेल का असर हो रहा है ना जैद पर। यानी मैं जो गुजरा हूं, मैं अपना असर किस पर से करते हुए गुजरा हूं, जैद के पास से करते हुए गुजरा हूं ना। तो होना इस तरह चाहिए था, मरर तू जईदन। लेकिन इस फेल में इतनी ताकत नहीं है कि वो जैद पर डायरेक्ट अफेक्ट कर सके। इस वजह से अपने फेल के असर को असर अंदाज करने के लिए, अपने फेल के असर को असर अंदाज करने के लिए एक हरफे जर को वो लाता है, जिसके जरिए से वो अपने असर को घसीटते हुए, जर कहते हैं घसीटने को, घसीटते हुए या खींचते हुए अपने असर को जैद पर लाता है। लेकिन इस चक्कर में वो फिर जबर कबूल नहीं करता, वो हरफे जर की वजह से जेर को कबूल करता है। ठीक है, तो कई सारे अफाल ऐसे होते हैं जो अपना असर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर नहीं करते। उनको एक हरफे जर, घसीटने वाली एक ऑब्जेक्ट चाहिए या खींचने वाली ऑब्जेक्ट चाहिए, जो उसको खींच कर लफ्ज पर लाए। क्या समझ में नहीं आया ताहिरा? कौन सी बात? अच्छा, रिपीट करना है। मैं ये कह रहा हूं कि मरर तू, ये मर्रा कहते हैं गुजरने को। मरर तू, मैं गुजरा ना, मैं कौन हूं, फाइल हूं। मेरा, मेरे काम का असर, गुजरने का असर किस पर होना चाहिए, जैद के पास से होना चाहिए ना, कि जैद के पास से मैं गुजरा हूं। तो जिस तरह मैंने रअयतु जैदन लिखा था, मैंने देखा जैद को, तो जैद को मैंने जबर से लिखा था। लेकिन जब मैं मररतु मैंने लिखा, तो मैंने जैदन नहीं लिखा, मैंने लिखा बी जैदिन। तो ये सवाल आ रहा है ना कि क्यों, क्यों यहां पर ये बी, बा जो है, हरफे जर लाने की जरूरत पड़ रही है। तो वही मैं समझा रहा हूं कि ये मररतु में इतनी ताकत नहीं है जिस तरह रअयतु में ताकत थी कि ये जैद को असर कर देता था। लेकिन मररतु में इतनी ताकत नहीं है। ठीक है, मररतु में इतनी ताकत नहीं है। ये फेल लाजिम है, ये लाजिम फेल है।
ये इसमें इतनी ताकत नहीं है कि ये जैद पर डायरेक्ट असर करे, इस वजह से ये एक हरफ जर को लाता है अपने असर को जैद पर लाने के लिए। मररतु बी जईदिन, और ये बा के आने की वजह से अब ये जईदन नहीं रह सकता, ये जईदिन बन जाता है। ठीक है, तो ये हमने लाजिम मुतादी में काफी डिटेल में डिस्कस किया था, अगर आप चाहें तो वो लेक्चर देख सकते हैं। तो बहरहाल ये जो जईदिन है ये इसमें मजरूर है। ठीक है, मजरूर है, जर की हालत में है, कसरा की हालत में है। यहां तक वाजे है? क्लियर है ये? किसी का कोई सवाल कि ये तीन हालतें जो हमने देखी अभी, रफा, नसब और जर, यानी जैद क्या है? मोरब लफ्ज है, एक वो इसम है, एक ऐसा लफ्ज है जो एक्सेप्ट करता है इन हालतों को। ठीक है, इसको लफ्ज मोरब कहते हैं, मोरब। ठीक है, अच्छा, अब एक और सूरत देख लेते हैं कि जब कोई लफ्ज रफा नसब को तो एक्सेप्ट करता है, लेकिन एक और सूरत है जज्म की, यानी सुकून वाले की। अब ये देखिए, ये है फेल मुजारे। फेल मुजारे यजलिसु, यजलिसु कहते हैं वो बैठता है, यजलिसु या बैठेगा, जलसा यजलिसु बैठता है। ठीक है, ये एक फेल है जो प्रेजेंट या फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यजलिसु। अब ये यजलिसु पर आपको फोकस रखना है। ठीक है, ये यजलिसु जैदुन, हम क्या कह रहे हैं कि जैद बैठता है या बैठेगा। यहां पर इस फेल को आप देखिए, इसके आखिर पर क्या है? सीन है। सीन की हालत क्या है? रफा की हालत। पेश के साथ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? फेलुन मरफू। ये मरफू। फेल मरफू की हालत में, रफा की हालत में, क्यों? क्योंकि ये पेश के साथ है ना, है ना। अब अगला देखें, जी। अब है ये वाला देखिए, लन यजलिसा जईद, लन यजलिसा जईद। अब यहां पर ये लन की वजह से, लन ये क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लन मतलब नहीं लन यजलिसा, नहीं बैठेगा। ठीक है, नहीं बैठेगा जैद, इसका माना ये बनता है। लेकिन इस लन के आने की वजह से इस सीन पर क्या हुआ? जबर आ गया। जबर आ गया। लन यजलिसा, नहीं बैठेगा। ठीक है, जईदुन। अब ये हम अगर इस फेल को बोलें कि ये जो यजलिस है इसकी हालत क्या है, हम क्या बोलेंगे? फेलुन मंसूब, नसब की हालत। मंसूब। ठीक है, क्योंकि इस पे जबर आ गया। अब अगला देखें, लम यजलिस जईद, जैद नहीं बैठा, इसका माना होता है हरगिज नहीं बैठा। लम यजलिस जईद, जैद हरगिज नहीं बैठा है। ठीक है, तो इस लम के आने की वजह से ये हम इस सीन पर पेश से अब क्या हो गया? सुकून आ गया। ठीक है, ये सुकून बन गया। वजूहात हम बाद में डिस्कस करेंगे, आप सिर्फ इस सीन पर फोकस रखिए कि किसी वजह से कभी ये पेश था पहले, उसके बाद ये जबर बन गया, अब ये सुकून हो गया, साकिन हो सुकून। गया। तो अब ये जो है फेल, इसको हम क्या बोलेंगे? फेलुन मजजूम, जज्म की मजजूम। हालत में। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एक, अब ये अगर अब हमसे कोई पूछे कि ये जो यजलिस लफ्ज है ना, यजलिस, क्या ये मोरब है? तो हम बोलेंगे जी, फेल यजलिस क्या है? एक मोरब लफ्ज है, मोरब लफ्ज है। क्यों? क्योंकि ये हालतों को बदल रहा है ना, हालतों को चेंज कर रहा है, कभी रफा तब्दील। की हालत को कबूल कर रहा है, कभी नसब की हालत को कबूल कर रहा है, कभी जज्म की हालत को कबूल कर जज्म रहा है। की हालत। तो फेल यजलिस एक मोरब लफ्ज है। किसी का कोई सवाल है इस पर? मैं अभी सिर्फ आप लोगों को हालतों को समझा रहा हूं कि ये जो हालतें हैं ये कौन कौन सी हालतें होती हैं, यानी रफा की हालत, नस्ब की हालत, जज्म की हालत, जर की हालत, और ये कब कब सेंटेंसेस में इस तरह दिख सकते हैं आपको। ठीक है, असल मकसद ये है कि आपको ये समझाना है कि कोई लफ्ज एराब की शक्ल में जब होता है ना, तो किस तरह वो अपनी हालतों को दिखाता है। तो हम कैसे उसको बोलेंगे कि ये लफ्ज मोरब है? जब हम देखेंगे कि वो लफ्ज अलग अलग सिचुएशन में वो लफ्ज कभी जबर के साथ आ रहा है, कभी जेर के साथ आ रहा है, कभी पेश के साथ आ रहा है, कभी सुकून के साथ आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये लफ्ज मोरब लफ्ज है, ये सबको एक्सेप्ट करता है। ऐसा है ना, हमने वही देखा, यजलिस को देखा और जैद को देखा। दो एग्जाम्पल से हमने उन हालतों को देखा कि जो कोई लफ्ज एक्सेप्ट कर लेता है एराब की शक्ल में। फिर से हम देखते हैं, मुअल्लिफ कहते हैं कि एराब क्या है? तगयीर अवाखिर कलम, के आखिर पर जो लफ्ज है उसकी हालतों में जो तब्दीलियां होती हैं, इसको एराब कहते हैं। ठीक है, यानी वो लफ्ज मोरब कहलाएगा।
यहां तक तो मुअल्लिफ ने बात कह दी। अब इससे पहले कि हम आगे जाएं, एक चीज आपको समझनी है, ठीक है? और ये सबसे अहम चीज है जो मुझे आपको आज एटलीस्ट समझाना है। गौर से मेरे साथ जुड़े रहिएगा, किसी का कोई भी सवाल हो फौरन पूछिएगा, ठीक है? हम कुरान मजीद की एक ही आयत लेंगे और सुभान अल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान मजीद में ही ग्रामर की इतनी सारी मिसालें रखी है ना, कि इंसान अगर कुरान मजीद की आयतों पर गौर करना शुरू कर दे तो उसको ग्रामर काफी हद तक खुद समझ में आने लगता है, ठीक है? अब इस आयत को ले लेते हैं, अल मुजादला की आयत, ठीक है? इसमें हम मीनिंग पर फोकस बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको जिस सिर्फ जो मैं कह रहा हूं उस पर फोकस करना है, ठीक है? रेडी हैं आप लोग? हेलो, मेरी जी। आवाज आ रही है? जी अच्छा, सर, आ रही है। आ रही है जी ना? यार। ओके। ये कुछ स्टूडेंट्स ड्रॉप हो गए हैं, मुझे लग रहा था कि शायद कोई प्रॉब्लम है। एनीवे, ठीक है। अब इस आयत को ले लेते हैं, अल मुजादला, ठीक है? अल मुजादला की आयत नंबर 1। ओके, इसमें देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़द समिअ अल्लाहु क़ौला अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावरकुमा, ठीक है? इन्नल्लाह समीउन समीउन बसीर, ठीक है? यहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आयत नाजिल की। अब आप इस लफ्जुल जलाला को देखिए, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो नाम है, यहां पर ये लफ्ज कभी पेश के साथ है। देखिए इसकी हालत देखें, मरफू है ना? ये लफ्ज के आखिर पर गौर करिएगा, मरफू है ना? पेश की हालत है ना? मरफू। जी जी। जी फिर सर। यहां पर देखें, अल्लाही, ये कौन सी हालत में है? जर की हालत में। जर की हालत में, मजरूर है ये, कसरा की हालत में है। जी। और यहां पर देखें, नस नसब की हालत में है ना? हाँ, मंसूब। मजरूर। मंसूब है ना? नसब की हालत में, जबर की हालत में। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ही लफ्ज है, यानी ये तो हमें समझ में आ रहा है कि ये लफ्ज क्या है, मोरब लफ्ज है ना? लफ्जुल जलाला हम कह सकते हैं कि ये मोरब लफ्ज है क्योंकि ये तीनों हालतों को कबूल कर रहा है ना? तो लफ्ज मोरब है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों, ये कभी पेश से आ रहा है, कभी ये जेर से आ रहा है, कभी ये जबर से आ रहा है? यानी कोई वजह होगी ना, कि कोई लफ्ज अपनी डिफॉल्ट हालत को चेंज करके कभी ये जबर से आ रहा है, कभी जेर से आ रहा है। तो ये वजह क्या है? इसी को मैंने ग्रुप में कल जो या आज सुबह डाला था, मेरे यहाँ कल का वक्त था, वो है ये चीज जो मुझे आपको समझाना है, कि इन सब में चार चीजें काम कर रही हैं। चार चीजें, फोर थिंग्स आर वर्किंग हियर, ठीक है? देयर आर फोर थिंग्स दैट आर वर्किंग इन अ सेंटेंस टू डिटरमाइन कि इसके ऊपर कौन सी हरकत आ रही है। उसी को मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। हम इंशाल्लाह, आप लोग रीजॉइन कर लें क्लास को, मैं इंशाल्लाह क्लास ये बंद कर रहा हूँ, आप लोग रीजॉइन कर लें, इंशाल्लाह हम इसको अब अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।